10th तक की मैथमेटिक्स हमने खूब पढ़ी है और उसका 10th तक की मैथमेटिक्स में 10th तक की फिजिक्स में हमने उनका यूज़ भी किया है, सिंपल मल्टीप्लाई, सब्ट्रैक्शन, डिवीज़न और बहुत सारे ऑपरेटर्स आपने यूज़ किए। अब हम जब 11th क्लास में आ जाते हैं, 11th शुरू करते हैं, तो 11th शुरू करने के साथ साथ हमें अब मैथमेटिक्स की भी एडवांस स्किल्स की रिक्वायरमेंट पड़ती है। कुछ ऐसे नए टर्म्स, नए टॉपिक्स आ जाते हैं मैथमेटिक्स के जो हमें रिक्वायरमेंट होते हैं फिजिक्स को ईजिली पढ़ने के लिए। तो आज हम जब हमारा चैप्टर चल रहा है मोशन इन स्ट्रेट लाइन, उस चैप्टर को यहाँ पे कंटिन्यू कर रहे हैं और कंटिन्यू करते हुए हम यहाँ एक प्रॉब्लम में फंस गए हैं। वो प्रॉब्लम क्या है? इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी या स्पीड निकालना। अब उन प्रॉब्लम्स को सोल्व करने के लिए पहले हमें यहाँ डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन का नॉलेज होना चाहिए, वो ज़रूरी है। फिर भी देखिए फिजिक्स के पर्सपेक्टिव से बात करूँ तो हमें ये पता हो जाना चाहिए कि कौन कौन से फॉर्मूले हैं डिफरेंशिएशन के, उनका यूज़ कैसे करना है, इनसे हमारा काम निकल जाएगा। लेकिन डिफरेंशिएशन की आत्मा क्या है, उसका भाव क्या है, उसके मीनिंग क्या है, उसका कॉन्सेप्ट क्या है, उसका टॉपिक में क्या डिटेलिंग है, उसको अगर हम पहले से पढ़ लें तो क्या कि हमारा एक कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, तो हम आगे की प्रॉपर स्टडी कर पाएंगे। तो आज हम क्या करते हैं, बेसिक डिफरेंशिएशन क्या होता है उसको समझते हैं और उसके बाद जो उसके फॉर्मूलेज हैं जो हमारे फिजिक्स में हमें रिक्वायरमेंट रहेंगे वो पढ़ लेंगे, ताकि बायोलॉजी वाले बच्चे हैं उनको भी ये टॉपिक है वो ऐसा लगे नहीं कि मैथमेटिक्स का है और हमें समझ में नहीं आएगा। तो इसको आपको भी ऐसे मान लीजिए कि फिजिक्स का ही टॉपिक है और आपको बेसिक से बताया जा रहा है, तो फिर आप भी इसका यूज कर सकते हैं, क्योंकि ये कॉम्पिटिशन एग्जाम्स में बहुत ज़्यादा न्यूमेरिकल्स में यूज होता है, तो हमें ये आना भी चाहिए। चलिए शुरू करते हैं। नमस्कार, मेरे फिजिक्स के सारे उस्ताद, नाम शेखर, काम फिजिक्स को इजी बनाना। तो दो कैलकुलस एक ब्रांच होती है मैथमेटिक्स की और उसमें दो सब टॉपिक है, एक डिफरेंशिएशन, एक इंटीग्रेशन। आज हम डिफरेंशिएशन स्टार्ट करते हैं और हो सकता है कि इसी वीडियो में या फिर अगले वीडियो में हम इंटीग्रेशन के बारे में डिस्कस कर लेते हैं, जैसे भी अपना टाइम टेबल सेट हो पाता है। देखिए डिफरेंशिएशन को पढ़ने के लिए मैंने एनसीईआरटी का एग्जाम्पल लिया है। बड़ा ही सिंपल बेसिक एग्जाम्पल है, लेकिन इस एग्जाम्पल में बहुत ताकत है ये समझाने के लिए आपको कि डिफरेंशिएशन हमें क्यों रिक्वायरमेंट पड़ा, क्यों हमें डिफरेंशिएशन की रिक्वायरमेंट पड़ी और बिना इसके क्या हम इस क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर सकते। तो इसी का आंसर देने के लिए आज हमने एग्जाम्पल लिया है और इसी से हम इसको स्टार्ट करते हैं। ठीक है, जैसे ये बेसिक एग्जाम्पल दे रखा है कि पोजिशन ऑफ पार्टिकल अलोंग एक्स एक्सिस, x = a + bt। Here A is this, B is this। एवरेज वेलोसिटी निकालनी है आपको, दो टाइम दे रखा है और इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी निकालनी है एक पर्टिकुलर टाइम पे, एक पर्टिकुलर मोमेंट पे। तो बड़ा सिंपल हो गया आपको। अभी आपको बता रखा है जैसे, क्योंकि पीछे आप पढ़ के आइए इससे वीडियो से पहले आपको एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी का कॉन्सेप्ट समझाया था। एवरेज स्पीड क्या होती है, देखिए क्वेश्चन को आप थोड़ा सा फील कीजिए, ये क्या कह रहा है प्रैक्टिकली, इसका फिजिकल मीनिंग अगर आप समझोगे तो इस क्वेश्चन को आपको सॉल्व करने में कोई दिक्कत नहीं आएगी और इससे ही आप डिफरेंशिएशन का कॉन्सेप्ट समझ जाएंगे। जैसे मैं कह रहा हूँ, ये मोशन इन वन डायमेंशन अपना चैप्टर चल रहा है, यानी एक्स एक्सिस के अलोंग ही आपका पार्टिकल केवल मूव कर रहा है। क्वेश्चन में लिखा हुआ है पोजिशन ऑफ पार्टिकल अलोंग एक्स एक्सिस। ठीक है, ये मैं लेता हूँ 0। ठीक है, अब हम टाइम स्टार्ट करते हैं। टाइम ले लिया मैंने 0। जब मैं टाइम t की वैल्यू 0 पुट करूंगा तो यहां से क्या आएगा, a + b × t, यानी x कितना है, x आपका a + b × t है ना, और a की वैल्यू 8.5 + b की वैल्यू 2.5 और t की वैल्यू आपने 0 पुट कर दी। तो क्या आंसर आया, 8.5 आया कि नहीं आया। यानी जब आपका टाइम, ऐसे मान लीजिए आपके पास स्टॉप वॉच है, क्योंकि टाइम तो चलता आ रहा है बहुत पहले से। ठीक है, तो हम स्टॉप वॉच में 0 सेट कर लेते हैं और जैसे ही हम यहाँ से टाइम 0 सेट है, इसका मतलब आपका ऑब्जेक्ट कहाँ रखा हुआ है, x = 8.5, यानी ओरिजिन से लेट ये कोई डिस्टेंस है, जहाँ पे x की वैल्यू कितनी है, 8.5 मीटर। ये t = 0 पे इसकी पोजीशन है। इसका फिजिकल मीनिंग समझ में आया कि नहीं है, कि t = 0 पे ऑब्जेक्ट ऑलरेडी कुछ डिस्टेंस पे है, ओरिजिन से 8.5 पोजीशन पर रखा हुआ है। अब हम t = 1 करते हैं, t = 2 करते हैं। अब हमारे क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, वो एवरेज वेलोसिटी बताओ। एवरेज वेलोसिटी बताओ किस केस में, कहाँ से कहाँ तक, जब ऑब्जेक्ट 2 सेकंड से लेके 4 सेकंड तक मूव कर गया। तो हम अपन जो क्वेश्चन अकॉर्डिंग चलते हैं, 2 लेते हैं t की वैल्यू। t की वैल्यू 2 लोगे तो यहाँ 2 पुट करो, बताइए कितना आंसर आएगा, 5 13
13.5 मीटर आया। यानी अब हमारा क्वेश्चन नया स्टार्ट होता है, यानी ये हमारा t1 टाइम दूंगा इसको मैं, जिसको मैं 2 सेकेंड बोल रहा हूँ, और उस केस में इसकी पोजीशन कितनी है 13.5 मीटर है। फिर हमारे क्वेश्चन अकॉर्डिंग क्या है 4 लेना है, t की वैल्यू 4 लेना है। तो अब यहाँ पे 4 पुट कर दो, 4 पुट कर दोगे तो कितना बन जाएगा 10 और ये 8.5 18.5 बन जाएगा। यानी ये हमारा t इजिकल टू t2 वैल्यू ले ली मैंने 4 सेकेंड। देखो क्वेश्चन समझना बड़ा इजी है, ये आ गया। यानी ऑब्जेक्ट यहां से यहां चला है, इस डिस्टेंस को जब कवर किया है तो आपसे वो पूछ रहा है व्हाट इज एवरेज वेलोसिटी। व्हाट इज एवरेज वेलोसिटी? एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला हमने पढ़ा है टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम। डिस्प्लेसमेंट का एक नाम मैंने आपको और बताया था, वो नाम क्या था? चेंज इन पोजीशन। चेंज इन पोजीशन। जब आपसे वो एवरेज वेलोसिटी कह रहा है कहाँ की निकालनी है, 2 से लेके 4 सेकंड के बीच की निकालनी है, तो आपकी इनिशियल पोजीशन ये हो गई, आगे समझ में, फाइनल पोजीशन ये हो गई। तो यानी ये आपका x2 हो गया, ये तो आपका t1 कॉरस्पॉन्डिंग x1 हो गया और t2 कॉरस्पॉन्डिंग x2 हो गया। तो एवरेज वेलोसिटी क्या हो गया? चेंज इन पोजीशन। क्योंकि डिस्प्लेसमेंट, देखो कंफ्यूज मत होना, हमने बताया था टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, और डिस्प्लेसमेंट को एक नाम हमने और कहा था क्योंकि ये यहाँ से यहाँ डिस्प्लेस हुआ है, इसका मतलब क्या हुआ? उसकी पोजीशन में चेंज हुआ है। पहले यहाँ था, यहाँ से यहाँ चला गया, कितना चेंज हुआ है? तो चेंज क्या होता है? x2 माइनस x1, चेंज इन पोजीशन x2 माइनस x1 डिवाइड बाय उसके कॉरस्पॉन्डिंग टाइम t2 माइनस t1। यही हमारा बेसिक फॉर्मूला था। अभी हम पीछे का चल रहे हैं, यानी हम अभी ये कोशिश कर रहे हैं कि हम इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी क्यों नहीं निकाल पाएंगे, डिफरेंशिएशन हमें क्यों करना पड़ेगा, क्या हमारी रिक्वायरमेंट है। अब यहाँ सिंपल आप वैल्यू पुट कर दीजिए, 18.5 माइनस 13.5, मेरे ख्याल में कितना बचा? 5 बचा। 18.5 माइनस 13.5 5 बच जाएगा, और 4 माइनस 2 बच जाएगा। आंसर आपका 2.5 मीटर पर सेकेंड। ये एवरेज वेलोसिटी आ गई है, ये एवरेज वेलोसिटी आ गई है इस पॉइंट से इस पॉइंट तक। यहाँ हमें कोई दिक्कत नहीं है, हमने डिफरेंशिएशन का यूज़ भी नहीं किया, बेसिक मैथमेटिक्स जो 10th क्लास की पढ़ी है उसका यूज़ किया और आपका आंसर निकाल दिया। अब आता है कि वो आपसे पूछ रहा है t इजिकल टू 2 सेकेंड पे हमें बताओ कि उसकी वेलोसिटी क्या होगी। t इजिकल टू 2 सेकेंड पे आप बताओ उसकी वेलोसिटी क्या होगी। तो आपको सर ये तो ईजी है, t की वैल्यू 2 पुट कर दो। भाई आप क्या कहोगे कि सर आप क्या करो, आपको वेलोसिटी निकालनी है कहाँ की? 2 सेकेंड की। ठीक है, x की वैल्यू निकालो, t की वैल्यू 2 पुट करो। मैंने t की वैल्यू 2 पुट कर रखी है पहले से, जैसे इसके अंदर मैं t की वैल्यू 2 पुट करूंगा तभी देखा अपन ने 8.5 प्लस 2.5 इंटू 5, तो 5 और 8.5 13.5 आया था। चलो कोई बात नहीं। अब डिवाइड बाय सर टाइम होता है, टाइम पुट कर दो। टाइम कितना पूछा अगले ने? 2 सेकेंड का, 2 पुट कर दिया। गलत है ये 2 सेकेंड आपने कैसे पुट कर दी? नीचे तो टाइम ड्यूरेशन आता है, किस टाइम ड्यूरेशन का निकाल रहे हो, इसका मीनिंग समझना। आपसे वो क्या पूछ रहा है और आप क्या बता रहे हैं, इसका डिफरेंस देखना। आपसे वो पूछ क्या रहा है और आप बता क्या रहे हो, इसका डिफरेंस देखना। ऐसे मानो अभी घड़ी में 10:10 और 38 सेकेंड हो गए। ठीक है, आपकी स्टॉप वॉच इस केस में 0 पर सेट है। मान लो 2 सेकेंड स्पेंड हुई, 10:10 और 40 सेकेंड, ये आपका टाइम आ गया। अब यहां से आपने जो 2 पुट किया ना, वो टाइम कौन सा पुट करना होता है? ड्यूरेशन का पुट करना होता है। यानी यहां से यहां तक कितना टाइम स्पेंड हुआ? 2 सेकेंड, वो आपने पुट किया। यानी यहां पे 2 आपने ये पुट किया है। आपसे वो क्या पूछ रहा है कि 38, 10 और 38 इस टाइम पे, एग्जैक्ट उस टाइम पे कितनी वेलोसिटी है, न कि 2 सेकंड बाद कितनी वेलोसिटी है। यहां जो आपने वैल्यू पुट की है वो 2 सेकंड ड्यूरेशन है, यानी टक, ये टक नहीं पूछ रहा, वो 2 सेकंड काउंट नहीं करनी आपको। यहाँ पे आप जब टक होके यहाँ आए t इक्वल टू 2 सेकंड पे, तब आपकी कितनी वेलोसिटी है। आपको सर ये क्या क्वेश्चन हुआ, उस टाइम क्या वेलोसिटी होगी? क्या वेलोसिटी 0 होगी? एक ऑब्जेक्ट लगातार चल रहा है तो जब वो टाइम, आपकी घड़ी में टाइम 10:10 और 38 सेकेंड होते हैं, तो क्या उस पर्टिकुलर टाइम पे वो रुका हुआ है? क्या वो नहीं रुका हुआ है, वो ऑब्जेक्ट अभी भी मोशन कर रहा है। यानी उस छोटे से ड्यूरेशन में भी उसने कुछ ना कुछ डिस्प्लेसमेंट किया है। उस छोटे से टाइम ड्यूरेशन में भी उसने कुछ ना कुछ डिस्प्लेसमेंट किया है।
और वो डिस्प्लेसमेंट अपॉन रेट, वो चेंज हमें अगर निकालना है, वो चेंज अगर निकालने के लिए अगर हम ये वाला फॉर्मूला यूज करें तो काम नहीं चलेगा। यानी हमें क्या करना पड़ेगा, उस चेंज को, ड्यूरेशन को, टाइम को बहुत छोटा करना है। जो 2 सेकंड का ड्यूरेशन है ना, उस 2 सेकंड की ड्यूरेशन को कम करते 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 कहाँ लेके आना है, 38 सेकंड पे लेके आना है। यानी अभी जो आपका डेल्टा टी है वो कितना है, 2 सेकंड है। इसको कम करते करते, डेल्टा टी को कम करते करते डेल्टा टी टेंस टू 0, यानी डेल्टा टी वो जो टाइम ड्यूरेशन उसको कम करते 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 0 की तरफ लेके जाना है, 0 नहीं करना है। और जब इसको कम करते 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 आप कहाँ लिए, एग्जैक्ट 38 वाले पॉइंट पे ले आए, तो अब ये क्या बन जाता है, इसका सिंबल बन जाता है dt। क्या बन जाता है, dt। और यहाँ से यहाँ अगर डिस्प्लेसमेंट उसका 2 सेकंड में डेल्टा x हुआ है तो डिस्प्लेसमेंट भी क्या होगा, कम होते 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 क्या बन जाएगा, dx बन जाएगा। क्या बन जाएगा, dx। तो देखो पिछले वीडियो में लिखाया था कि इंस्टेंटेनियस जब वेलोसिटी निकालते हैं तो अब हम ये देखते हैं dx अपॉन dt। यानी अब आप सिंपल लैंग्वेज में समझ लीजिए कि एवरेज स्पीड भी और इंस्टेंटेनियस स्पीड भी दोनों एक ही है, चेंज इन पोजीशन अपॉन टाइम, चेंज इन पोजीशन अपॉन टाइम। बस फर्क क्या है, एवरेज में हम बड़ी चेंज को हम ऑब्जर्व करते हैं, बड़े चेंज को, बड़े टाइम ड्यूरेशन के कॉरस्पॉन्डिंग बड़ा डिस्प्लेसमेंट में कितना चेंज आया उसको नोट करते हैं, उसकी रेट निकालते हैं, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। और जब हम बात करें किसकी, इंस्टेंटेनियस की, यानी डिफरेंशिएशन की बात करें, तो हम क्या करते हैं, हम उस ड्यूरेशन को छोटा कर देते हैं, उस ड्यूरेशन को छोटा कर देते हैं और अब हम उसका मेजरमेंट करते हैं, अब उसका मेजरमेंट करते हैं। यानी चेंज, रेट ऑफ चेंज, रेट ऑफ चेंज ही निकालते हैं, लेकिन बहुत छोटे ड्यूरेशन के लिए, बहुत छोटे चेंज के लिए हम उसकी वैल्यू निकालते हैं। और इसके लिए हम क्या करते हैं, हमें एक मैथमेटिकल टूल की रिक्वायरमेंट पड़ती है और वही मैथमेटिकल टूल क्या है, डिफरेंशिएशन है। वही मैथमेटिकल टूल क्या है, डिफरेंशिएशन है। यानी अब मैं अगर आपको डिफरेंशिएशन की बेसिक डेफिनेशन, बेसिक चीज़ समझाऊँ, क्योंकि ये तो हमने भी टॉपिक पढ़ा है, इस टॉपिक में तो चलो एक डिस्प्लेसमेंट था, एक वेलोसिटी थी। अगर मान लो 2 चीज़ ऐसी है, जैसे मान लो सिंपल कि एक पतीले में मैंने बहुत सारा पानी ले लिया, ठीक है। अब इसको मैं गर्म करना शुरू करता हूँ, तो मैं क्या बढ़ा रहा हूँ, मैं टेम्परेचर बढ़ा रहा हूँ। इस टेम्परेचर के इंक्रीज करने के साथ साथ क्या होगा, ये वेपर में चेंज होगा। वेपर में चेंज होने मतलब क्या हो रहा है, इसकी डेंसिटी लो हो रही है। वेपर में चेंज होने मतलब क्या हो गया, इसकी डेंसिटी लो हो रही है। यानी मैं एक फिजिकल क्वांटिटी मतलब जिसको हम मेजर कर सकते हैं, नाप सकते हैं, माप सकते हैं, पिछले वीडियो मैंने बताया था। एक फिजिकल क्वांटिटी में चेंज लेके आए और उसके क्रॉसपोंडिंग किसी दूसरी फिजिकल क्वांटिटी में चेंज हो रहा है। तो अब आपको ये बताना है कि पर डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर इंक्रीज करने से इसमें कितना डेंसिटी डिक्रीज हो रही है, कितनी डेंसिटी डिक्रीज हो रही है। यानी आप क्या कर रहे हो, इस डेंसिटी की रेट निकाल रहे हो, किसके रेस्पेक्ट में, टेम्परेचर रेस्पेक्ट में। अगर ये ड्यूरेशन बहुत कम कर दे, यानी आप कह रहे हो कि मुझे तो इस डेंसिटी में चेंज चाहिए कितने डिग्री पे, इतने कम डिग्री के चेंज पे। यानी टेम्परेचर पहले आपका सपोज आपका टेम्परेचर 70 डिग्री सेल्सियस था और उसको 70 से 7, तो अब टेम्परेचर तो आपने बढ़ाया ही है। कितना बढ़ाया, बहुत कम बढ़ाया है। अब उस कम बढ़ाए हुए टेम्परेचर के साथ भी आप इसकी डेंसिटी का भी चेंज ऑब्जर्व करना चाहते हैं, तो इस बहुत कम चेंज का अगर अपन बात करें तो इसमें आपकी बेसिक मैथमेटिक्स जो आपने पढ़ी है वो काम नहीं करती है। अब हमें सिर्फ इतने कम चेंज के लिए हमें अब डिफरेंशिएशन का ही सहारा लेना पड़ता है और अब हम वही सहारा लेके काम करेंगे। यानी अब हमें देखो, ये तो इसका बेसिक हो गया है। कहीं भी 11th में, कहीं भी 12th में आपसे डिफरेंशिएशन के बारे में नहीं कोई पूछता है कि ये क्या कॉन्सेप्ट है, ये कैसे बना हुआ है, इसमें अगर ये चेंज कर दे। फिजिक्स के अंदर, मैथमेटिक्स में तो पूछेंगे क्योंकि उसका टॉपिक है। हमें यहाँ अब जो मैं फॉर्मूलेस बताने वाला हूँ आपको, उस फॉर्मूलेस को हमें ध्यान रखना है।
वो फॉर्मूले हमारे काम आएंगे, उनको ही हमें याद रखना है, उनका तरीका देखना है, उनको सोल्व करना चाहिए। तो अब हम क्या करते हैं, बेसिक जो फॉर्मूले हमें रिक्वायरमेंट है क्लास 11 के हिसाब से, वो सारे फॉर्मूले 1 बाय 1 हम यहाँ डिस्कस करते हैं और उनका कोई एग्जाम्पल है साथ में उसको भी देख के सोल्व करते हैं। ठीक है, तो इसको मैं एक बार क्लियर कर लेता हूँ, बोर्ड साफ हो जा। सिम हैं उनको हम समझते हैं। देखिए इन फॉर्मूले से हमें कुछ मीनिंग भी समझ में आएगा, क्योंकि देख लो डिफरेंशिएशन एक तरह क्या है, हम चेंज देखते हैं किसी एक फिजिकल क्वांटिटी में, उसके रेस्पेक्ट में, दूसरी फिजिकल क्वांटिटी के रेस्पेक्ट में उसमें क्या चेंजेस आ रहे हैं बहुत स्मॉल टाइम के लिए या बहुत स्मॉल चेंजेस के लिए कि हम देखते हैं। जैसे अभी मैंने एग्जांपल दिया कि आप क्या देख रहे हैं, टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो उसकी डेंसिटी में चेंजेस आएंगे, डेंसिटी डिक्रीज होगी, वो लिक्विड से वेपर बनेगा, डेंसिटी डिक्रीज होगी। तो अभी डेंसिटी डिक्रीज होती रहेगी कंटिन्यूसली, आप उसका टेम्परेचर बढ़ाए जा रहे हैं। लेकिन आपसे पूछ रहा हूं कि 70 डिग्री सेल्सियस से 70.001 ये टेम्परेचर भी तो इसका इंक्रीज हुआ है। उस बहुत छोटे से टेम्परेचर इंक्रीज के उस डेंसिटी पे क्या फ़र्क पड़ा, उसमें क्या चेंज आया, उसको हम नोट करते हैं। उससे हम क्या बोलते हैं, डिफरेंशिएशन बोलते हैं। जैसे आप सपोज मान लीजिए ये इंक है, ये मार्कर है, इस मार्कर में मैं इंक डालता हूँ। अब मैं इसको जैसे जैसे यूज़ करूँगा वैसे वैसे क्या होगा, इसकी इंक खत्म होगी। जैसे जैसे मैं यूज़ करता जाऊँगा वैसे वैसे इसकी इंक खत्म होती रहेगी। तो अब इंक, अगर मैं कह रहा हूँ कि मैंने इसको इस मार्कर को चलाता गया, ऐसे चलाता गया पूरे दिन भर ऐसे, जब तक इसकी इंक खत्म नहीं होती तब तक इसको मैं ऐसे चलाता गया। तो जैसे जैसे टाइम स्पेंड हो रहा है वैसे वैसे क्या हो रहा है, इसकी इंक में चेंज आ रहा है, इसकी इंक में चेंज आ रहा है। ठीक है, अब मैंने इस पेन को मान लो ऐसे 15 मिनट तक चलाया, तो आपने देखा कि हाँ सर आपने इसके अंदर मान लो 20 ड्रॉप्स डाली, उस 20 ड्रॉप्स में आपने 15 सेकंड तक चलाया, 15 मिनट तक चलाया और ये 20 ड्रॉप्स खत्म हो गई। तो आपको चेंज समझ में आ गया कि इसमें 20 ड्रॉप्स 15 मिनट में खत्म हो जाती है, ये चेंज आया। ड्रॉप्स में ये चेंज आया विथ रेस्पेक्ट टू टाइम, कितना, 15 मिनट। लेकिन मैं कहता हूं कि मुझे बताओ कि उस पूरे प्रोसेस में मान लो यहां से यहां तक मूव करता हूं मैं, इस ड्यूरेशन में मुझे इतना टाइम लगा 0.02 सेकंड। अब इस 0.02 सेकंड में भी तो मेरा मूवमेंट चल रही है। उस केस में तो इंक क्या हुआ, थोड़ी सी तो खत्म हुई है। वो इंक कितनी खत्म हुई है उसकी रेट बताइए। इस छोटे से ड्यूरेशन के अंदर भी कितनी इंक डिवाइड बाय 0.02, अमाउंट ऑफ इंक डिवाइड बाय टाइम, दैट इज 0.02। तो इतना कम टाइम अपन लेते हैं, तो हम क्या करते हैं, हम डिफरेंशिएशन की तरफ चलते हैं। ठीक है, अब देखो यहाँ पे आप नोट कीजिए सारे फॉर्मूले में d/dx, 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 ये एक ऑपरेटर का सिंबल हो गया। जैसे पॉजिटिव, नेगेटिव, डिवीजन, समीशन, इक्वल, आपका मल्टीप्लाई, ये सारे आपने ऑपरेटर्स पढ़े, इनका सिंबल आपको पता है। तो वैसे ये एक तरह से मान लीजिए डिफरेंशिएशन का सिंबल हो गया है। यानी हम क्या देख रहे हैं, हमें डिफरेंशिएशन करना है विथ रेस्पेक्ट टू एक्स, इस क्वांटिटी का हमें डिफरेंशिएशन करना है विथ रेस्पेक्ट टू एक्स, इस क्वांटिटी का हमें डिफरेंशिएशन करना है विथ रेस्पेक्ट टू एक्स, इस क्वांटिटी का। अभी आप समझ जाओगे सारी चीज़ें। ठीक है, जैसे अब स्टार्ट करते हैं अपन। अब स्टार्ट करते हैं कि सबसे पहले क्या है कि अगर किसी कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन करो तो पहले कांस्टेंट टर्म क्या होती है, जिसमें कोई चेंज नहीं आता है। कांस्टेंट क्या होता है, जिसमें कोई चेंज नहीं आता है। जैसे मान लीजिए कि अभी मेरी हाइट मान लीजिए आप 5.11 है, 5 फीट 11 इंचेस है, ये मेरी हाइट है। अभी समझ गए। अभी आप लोगों की हाइट बढ़ रही होगी, अभी आप लोगों की हाइट टाइम के साथ साथ इंक्रीज हो रही है। तो आपकी हाइट अभी कांस्टेंट नहीं है, वेरिएबल है। हाइट क्या है, वेरिएबल है, जो टाइम के साथ साथ इंक्रीज हो रही है। जबकि मेरी हाइट क्या है, आज मतलब 18 या 20 साल का था तब तक मेरी हाइट इतनी बढ़ चुकी थी, अब मेरी हाइट नहीं बढ़ रही है। अब तो केवल चौड़ाई बढ़ रही होगी और तो कुछ हो रहा नहीं है। ठीक है, तो अब मेरी हाइट नहीं बढ़ रही है, अब मेरी विड्थ बढ़ रही है। पर हम हाइट की बात करते हैं, तो हाइट अब मेरी कांस्टेंट है, यानी टाइम चल रहा है, टाइम के रेस्पेक्ट में मेरी हाइट को मैं चेक करूं तो उसमें कोई चेंज नहीं आ रहा है, कोई चेंज नहीं आ रहा है। यानी देयर इज नो चेंज इन माई हाइट विथ रेस्पेक्ट टू
टाइम। इसका मतलब टाइम के रेस्पेक्ट में मेरी हाइट कांस्टेंट हो चुकी है, उसमें कोई चेंज नहीं आ रहा है। इसका मतलब इसका डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या आएगा, 0 आएगा। यानी किसी भी कांस्टेंट टर्म का डिफरेंशिएशन करोगे तो उसका आंसर क्या आएगा, 0 आएगा। दूसरी चीज, अब इधर आ जाइए। अब देखो, अगर एक कांस्टेंट है और मल्टीप्लाई में वेरिएबल है तो हमारा क्या होता है। देखो इसका आंसर ऐसे समझो आप, जैसे मैंने ये एक रेक्टेंगल ले लिया मान लो, जिसकी लेंथ और विड्थ गिवन है ऐसे L और W, दिख गई। अब क्या कर रहा हूं, इसका एरिया बताओ मुझे। तो आपने कहा सर एरिया इसका, सिंपल रेक्टेंगल क्या होता है, लेंथ इंटू विड्थ, कर दिया अपन ने। अब मान लो मैं उसकी विड्थ बढ़ाता हूं, मैं इसकी विड्थ बढ़ा रहा हूं, यहां तक लेके आया, फिर दोबारा बढ़ा रहा हूं, यहां तक लेके आया, फिर दोबारा बढ़ा रहा हूं, यहां तक। अब आप नोट करो इसके अंदर यहाँ दो चीजें हैं, एक लेंथ है एक विड्थ है। बताइए इस पूरे प्रोसेस में जब मैं इसकी एरिया इंक्रीज कर रहा हूँ, उस एरिया इंक्रीज के अंदर किसका रोल है, कौन चीज़ है, कौन सी फिजिकल क्वांटिटी है जो वेरिएबल है और कौन सी फिजिकल क्वांटिटी है जो आपके लिए कांस्टेंट है। तो आप देख रहे हो कि यहाँ L की वैल्यू हमेशा कांस्टेंट चलती जा रही है जबकि विड्थ इंक्रीज होती जा रही है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ लेंथ जो है, लेंथ क्या हो गया, कांस्टेंट हो गया, लेंथ क्या होगी, कांस्टेंट, और ये विड्थ क्या होगी, वेरिएबल। तो अब लेंथ का अगर जब मैं इस फर्स्ट का इसका मैं जब निकालूंगा एरिया तो लेंथ इंटू विड्थ कर रहा हूँ, उसके बाद मान लो ये DW आपने लेंथ बढ़ा दी, तो अब क्या होगा, लेंथ अभी भी यही है, एरिया निकालना है तो एरिया क्या निकालूंगा, इसको मल्टीप्लाई करो। अगले वाले में मान लो 2DW बढ़ गई, इंक्रीज हो गई, लेंथ हमेशा मल्टीप्लाई में चलेगा, वो कांस्टेंट चलता जाएगा। तो जो कांस्टेंट टर्म है उसमें तो कोई चेंज नहीं आएगा, तो उसको आप बाहर ले आओ, उसका डिफरेंशिएशन में कोई रोल नहीं है। तो यहाँ हम क्या करेंगे, इस कांस्टेंट को बाहर ले आएंगे, जो भी हमारे क्वेश्चन में कांस्टेंट टर्म होगी उसको हम बाहर ले आएंगे और अंदर उसको छोड़ेंगे जो वेरिएबल है। अब इस वेरिएबल का हम डिफरेंशिएशन कर लेंगे, कैसे, अब एग्जाम्पल भी लेंगे और आगे वाले फॉर्मूले पढ़ लेते हैं पहले। अब इसमें आ जाओ, ऐसे ही एक फॉर्मूला है। अब यहाँ क्या होता है, यहाँ ये जो पावर है n, ये आ जाएगी आगे x n-1 आगे समझ में, इसका आंसर ये है। अभी पूछा मुझसे d/dx कहाँ गया, भाई d/dx एक ऑपरेटर है। अरे भाई आप 2 + 3 = क्या हो गया, 5। तो कभी पूछा आपने कि सर ये 3 प्लस कहाँ गया, तो प्लस की तरह ये भी एक ऑपरेटर है, ये शो कर रहा है कि आपको डिफरेंशिएशन करना है इसके रेस्पेक्ट में, बस डिफरेंशिएट हो जाएगा तभी अपने आप हट जाएगा वहां से। ठीक है, याद है इसका डिफरेंशिएशन, देखो यही होता है, याद कर लेना, इसका डिफरेंशिएशन होता है 1/x। ठीक है, जैसे जैसे आप फॉर्मूले यूज करते जाओगे वैसे वैसे आपको ये सारे के सारे याद होते जाएंगे। ठीक है, ये फॉर्मूले। अब देखो एक दो इनका, इसका पावर वाले का एग्जांपल देख लेते हैं, या इसका भी एग्जांपल देख लेते हैं। जैसे मान लो आपको एक इक्वेशन दे रखी है, y = 4x⁵, ये इक्वेशन है, यानी y x का फंक्शन है जिसकी वैल्यू गिवन है। अब आपसे पूछ रहे हैं मुझे dy/dx बताओ, यानी मुझे इस y, क्योंकि देखो y किस पे डिपेंड कर रहा है, x पे डिपेंड कर रहा है, x की वैल्यू चेंज होगी y चेंज की तरह। एक्चुअल में देखो क्या हो रहा है कि y की वैल्यू x पे डिपेंड करी, सीधी सी बात है, x की वैल्यू 1 पुट करूंगा तो y की वैल्यू कुछ आएगी, 2 पुट करूंगा तो कुछ और आएगी, 3 की वैल्यू 3 पुट करूंगा कुछ और आएगी। यानी जैसे जैसे मैं x की वैल्यू पुट करता जाऊंगा y की मुझे एक वैल्यू मिलती रहेगी, यानी y जो है वो टोटली x पे डिपेंड है। तो अब हम क्या कर रहे हैं, डिफरेंशिएशन कर रहे हैं y का, जो किस पे डिपेंड है, x पे, तो किसके रेस्पेक्ट में करेंगे, x के रेस्पेक्ट में करेंगे। यानी हम देखना चाहते हैं कि x में स्मॉल चेंज किया जाए, x में स्मॉल चेंज किया जाए तो उसके कॉरस्पॉन्डिंग y में कितना स्मॉल चेंज हुआ है वो हमें निकालना है। तो देखो अब यहाँ इसका डिफरेंशिएट करते हैं, तो अब पहले तो y की वैल्यू क्या है, 4x⁵ और ये dx पुट कर दिया। अब इधर आ जाइए, अब देखो यहाँ पे 4 × x⁵, 4 एक कांस्टेंट टर्म है, x एक वेरिएबल टर्म है, कांस्टेंट इनटू वेरिएबल में कांस्टेंट बाहर वेरिएबल अंदर, यानी ये 4x⁵ / dx। ठीक है, अब इस x⁵ का मैं डिफरेंशिएशन करूंगा इस वाले फॉर्मूले से। तो जो कैसे करूंगा, 4
x टू पावर 5 है, यानी अपने वाले n की वैल्यू कितनी है 5 है, तो 5 जो पावर है वो मल्टीप्लाई में आ गई, फिर x है, x आ गया। देखिए यहाँ पे हो सकता है कि u हो, v हो, t हो, कुछ भी हो सकता है, ठीक है, उस पर कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। ये बेसिक पर स्टार्ट करें, यहाँ से x आ गया। अब पावर जितनी थी उसको एक कम कर दो, पावर 5 थी एक कम कर दो n-1, तो आप ये आ गया 20x टू पावर 4, ये हमारा dy अपॉन dx, यानी हमने इसका y का x के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएशन कर दिया है। ये हमारा फाइनल आंसर है। तो ऐसे हम इन टर्म्स को यूज करेंगे इन फॉर्मूले के साथ में। देखिए अब और फॉर्मूले हैं और मैं लिखता हूँ। कुछ ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस हैं उनका भी डिफ्रेंशिएशन अपन दे देते हैं। जैसे साइन x का होता है cos x, ठीक है, cos का होता है माइनस साइन x, tan का होता है sec स्क्वायर x, कोट का होता है माइनस cosec स्क्वायर x, थीटा भी पॉसिबल है, थीटा भी यूज कर सकते हैं, साइन थीटा cos थीटा, पर डिवाइड में d थीटा चलेगा फिर, ठीक है, इक्वल टू sec का होता है आपका tan x sec x, और cosec x का हो जाएगा आपका cos और cot x, ये होता है, ठीक है। इनको थोड़ा याद करने तरीका ये देखो, जिसका जो c आगे आ गया जिसके, जैसे cosec, cos, cot, इनका सबका नेगेटिव साइन आ रहा है, ठीक है, और जिनका सिंपल है, साइन है, tan है, sec है, उसके अलावा उनमें आपको प्लस ही दिखेगा। तो ये थोड़ा सा याद करने में इजी हो जाएगा कि जिसका आगे c आ रहा है, cosec c, cos c, cot c, इनका डिफ्रेंशिएशन नेगेटिव टर्म आ रही है, ठीक है, माइनस 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 आ रही है, ठीक है। ये ट्रिग्नोमेट्री के है, इनका भी हम डिफ्रेंशिएशन में यूज करते हैं। इन फॉर्मूले को भी आप याद कर लीजिए। अब इसके अलावा देखिए क्या होता है, मान लीजिए ऐसा कुछ आ गया, ए बी दो फंक्शन है जो मल्टीप्लाई में, दोनों ही वेरिएबल है, ए प्लस बी स्टार्ट करते हैं, चलिए ए प्लस बी ले लेते हैं, ए प्लस बी, ये दोनों ही वेरिएबल है, ठीक है, और इनका डिफरेंशिएट करना तो हम क्या करेंगे, दोनों को सेपरेट कर लेते हैं, ए का अलग में डिफ्रेंशिएट करूंगा और प्लस फिर बी का मैं अलग डिफ्रेंशिएट करूंगा, इजी है, ठीक है। और अगर यहाँ पे माइनस साइन है तब कुछ नहीं है, तब माइनस आ जाएगा, करेंगे सोल्व तब आपको समझ में आएगा, ठीक है। इस तरह से हम कर सकते हैं, ए प्लस बी है तो अलग अलग कर दो, ए माइनस बी है तो ए माइनस बी का दोनों का सेपरेट सेपरेट अपन डिफ्रेंशिएशन करते हैं। सिमिलरली देखो, अगर मल्टीप्लाई है, ए और बी दोनों वेरिएबल है, दोनों मल्टीप्लाई में है, अभी हमने देखा था एक कांस्टेंट इनटू वेरिएबल था, एक कांस्टेंट था एक वेरिएबल था, अब दोनों ही वेरिएबल है, तो इसमें क्या करते हैं, देखो समझना बहुत ज़्यादा काम आता है। पहले इस ए का कर दो, बी को छोड़ दो, बी को कुछ नहीं करना है, सिंपल मल्टीप्लाई में, ठीक है, प्लस अब ए को छोड़ दो और बी का डिफरेंशिएशन कर दो एक्स के रेस्पेक्ट में, ऐसे करेंगे, ध्यान रखना इसको। पहले ए का बी को छोड़ दो, फिर ए को छोड़ दो और बी का डिफरेंशिएशन कर दो, ठीक है। अगर डिवाइड में हो, जैसे मान लो ये ए डिवाइड बी दोनों ही वेरिएबल है और दोनों ही एक्स पे डिपेंड करते हैं, दोनों ही एक्स पे डिपेंड करते हैं, ए और बी दो वेरिएबल है, इनका करना है डिफरेंशिएशन। तो अब इसमें क्या करना है, तरीका वही है, पहले आप ए का करो, बी को छोड़ दो, अब ध्यान देना यहाँ पे प्लस नहीं आएगा, अब क्या आएगा, माइनस आएगा, क्या आएगा, माइनस आएगा, प्लस सॉरी माइनस, अब बी को ए को छोड़ दीजिए और बी का उल्टा कर दिया मैंने, हाँ ए को छोड़ दीजिए और बी का डिफरेंशिएशन कर दीजिए। अभी पूरा नहीं हुआ है, ए का किया यहाँ पे, बी को छोड़ा, प्लस ए को छोड़ा, बी का किया, अब भी ये करना है, बस माइनस साइन, लेकिन एक और डिवाइड में, जो सेकेंड टर्म डिवाइड में जो है उसका स्क्वायर, यानी इसका टर्म बी है डिवाइड में तो बी स्क्वायर आप आ जाएगा। ये आपका फाइनल फॉर्मूला इसका बनेगा। एक और है यहाँ पे स्पेशल, देख लीजिए, ये भी ध्यान रखने का है। जैसे मान लीजिए कि y की वैल्यू मैंने दे दी आपको 2x स्क्वायर दे दी, y की वैल्यू मैंने 2x स्क्वायर दे दी। अब इस y का मुझे डिफरेंशिएशन करना है, यानी मुझे dy अपॉन dx करना है, और इसी का ही मेरे को
टाइम के रेस्पेक्ट में करना है, दोनों करने हैं मुझे इस y का डिफरेंशिएशन करना है x के रेस्पेक्ट में भी और इस y का डिफरेंशिएशन करना है टाइम के रेस्पेक्ट में भी। अब आप देखो कि सर x का तो y डिपेंडेंट है, y x पे डिपेंडेंट है, तो हम लोग कर सकते हैं इजीली, अभी किया भी अपन ने। लेकिन ये टाइम डिपेंडेंट आ गया, इसको हम कैसे सोल्व करेंगे? तो देखो इसका कैसे यूज होता है, पहले मैं इसका सिंपल आप कर सकते हो, इसमें y की वैल्यू 2x² पुट करो, डिवाइड बाई dx कर दो, क्या होगा 2 की वैल्यू देखो 2 कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा। अब तो आप कर सकते हो फटाफट, और x² का 2 बाहर मल्टीप्लाई में आएगा, पावर 2 - 1 बचेगी। तो अगर आप पीछे मैंने बताया उस तरीके से करोगे तो ये 2 और 2 4x बचेगा, 4x आएगा, देखना ट्राई करना आप, ठीक है। ये आपका इसका डिफरेंशिएशन आ गया है। अब इसका कैसे डिफरेंशिएशन करोगे इस केस के अंदर, देखिए इसके करने के लिए हम क्या करेंगे, ये वैल्यू पुट करो, क्या है 2x² dt है। अब प्रॉब्लम क्या रही कि आप कह रहे हो सर ये टर्म तो x पे डिपेंडेंट है, इसका तो x के रेस्पेक्ट में ही हम डिफरेंशिएशन कर सकते हैं, पर यहाँ तो x है ही नहीं है, यहाँ तो टाइम है। तो x ले आते हैं, कैसे ले आते हैं, मैं dx से मल्टीप्लाई कर देता हूँ और dx से डिवाइड कर देता हूँ। तो अब ये देखो, अब ये d2x²/dx ये वाला ही फॉर्मूला बन गया जो आपको सोल्व करने आता है, यानी इसकी वैल्यू तो कितनी आ गई 4x आ गई। और अब ये देखो यहाँ पे ये बच गया dx/dt बच गया, क्या बच गया dx/dt बच गया। यहाँ इसका फाइनल आंसर ये होगा, ठीक है, यानी 4x dx/dt। अगर ये डिस्प्लेसमेंट है तो ये वेलोसिटी बन जाएगी, यानी ये बन जाएगा 4x × v, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है, या dx/dt छोड़ दीजिए। तो इस तरह से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। एक है, अब इन्हें कुछ एग्जांपल्स दे लेते हैं, इनको कैसे सॉल्व करते हैं बोर्ड साफ करके। देखिए कुछ बेसिक क्वेश्चंस अपन कर लेते हैं ताकि अपनी अंडरस्टैंडिंग हो जाए, फिर अपन जब न्यूमेरिकल चलेंगे थर्ड चैप्टर के तो आप कर सकें। चलिए, तो इसमें अब सबका डिफरेंशिएशन करना है एक्स के रेस्पेक्ट में। तो देखो पहले इसका करेंगे, तो देखो क्या बता रखा है मैंने, y की वैल्यू पुट करो, यानी मुझे dy/dx करना है, तो y की वैल्यू मैं यहाँ से पुट करूँगा और इसका डिफरेंशिएशन करना है dx के रेस्पेक्ट में, ठीक है। अब देखो अभी आपको बताया था मैंने एडिशन वाला रूल, तो यहाँ देखो आप ये वेरिएबल है, ये वेरिएबल है और ये कांस्टेंट है, तो अब इन प्लस आगे तो तीनों को अलग अलग डिफरेंशिएट करेंगे, यानी d/x⁵ को लिखूंगा dx प्लस d dx प्लस d dx ऐसे लिखूंगा। अब ये हो गया 5, तो पावर आगे जाएगी 5 और एक पावर कम, तो 5x⁴ प्लस इसमें 3x⁴, 3 आगे और 3 - 1 2 प्लस ये कांस्टेंट है तो ये 0 हो गया, यानी आपका dy/dx ये आ गया है, ठीक है। इस तरह से इसका करते हैं, यहाँ जाइए फटाफट। अब देखो इसमें भी आप इसको पहले सेपरेट कर लो, समझ गए आप। अब इनको सबको सेपरेट कर लो, इसको मैं क्या लिख सकता हूं, ठीक है, और इसको मैं क्या लिख सकता हूं, देखो इसको x पावर हाफ और ये ऊपर आएगा तो -½ हो जाएगा √ के अंदर, ठीक है। तो इनको मैं अलग करूंगा आप, तो देखो यहाँ पे आप देखोगे सॉल्यूशन देखिए। अब देखो ये dx/dx का आंसर 1 होता है, पर इसका मतलब ये नहीं कि ये इससे पूरा कैंसिल हो गया। dx/dx देखते हमने काट दिया, कैंसिल कर दिया, 1 आ गया, वैसे नहीं, इसका रूल वही है जो हमने पावर वाला पढ़ा है। देखो कैसे, बाय डिफॉल्ट कितनी होती पावर 1 होती है, तो इसकी पावर कितनी है 1 है। अब आपको पढ़ा है n फॉर्मूला क्या होता है, n x⁴n - 1 होता है, तो n कितना है इस केस में 1 है, 1 आ गया। फिर कौन आता है x n - 1 यानी 1 - 1 x⁴ और किसी की पावर 0 होती है तो क्या आता है आंसर 1 आता है। तो आपको dx/dx दिखे तो 1 कर दो, dt/dt दिखे 1 कर दो, dθ/dθ दिखे तो 1 कर सकते हैं आप, ठीक है। तो इसके अंदर dx/dx हो गया, तो ये तो 1 हो गया, प्लस इसको देखो पावर हाफ मल्टीप्लाई में आएगी और एक पावर कम हो जाएगी, तो ½ - 1 ½ - 1 -½ प्लस
इसमें -½ पावर आगे आ गई और -½ होगी तो x टू पावर -3/2, क्योंकि -1 अरे भाई फॉर्मूला याद है ना, ये फॉर्मूला देखो पीछे शायद मैंने लिख लिया होगा, आपने नोट कर लिया होगा, ये फॉर्मूला होता है अपना पावर का। तो इस केस में क्या था, इस केस में पावर ½ थी तो ½ मल्टीप्लाई में आ गया पहले x, ½ -1 बचेगा तो ये -½ आ गया। इस केस में -½ पावर है तो -½ पहले मल्टीप्लाई में आया तो ये -½ मल्टीप्लाई में आ गया। x -½ -1 तो 1 और ½ 3/2 किसका, नेगेटिव का, ये नेगेटिव 3/2 आ गया। अब इसको सिंप्लीफाई कर दो, ये हो गया, इसको नीचे भेज दूँ तो कुछ ऐसा बन जाएगा कि 1 अपॉन में क्या आएगा, √x आ जाएगा। क्यों, क्योंकि ये नीचे आएगा तो माइनस से प्लस की पावर बन जाएगी, माइनस इसमें भी देखो ये 2 और x की पावर 3/2 बन जाएगी, क्या बन जाएगी 3/2 इसकी पावर बन जाएगी। इस तरह से हमारा फाइनल एक्सप्रेशन आ जाएगा। ये नोट कर लीजिए ताकि मैं उसको अगले वाले थर्ड को स्टार्ट कर दूँ, ठीक है। थर्ड वाला देखते हैं, देखिए इधर। अब देखो ये मल्टीप्लाई में, तो मल्टीप्लाई वाला ही हम फंक्शन यूज करने वाले हैं। उसमें क्या था आप याद कीजिए, अगर मुझे मल्टीप्लाई वाला यूज करना है तो मैंने क्या कहा था, पहले वाले करो आप और दूसरे वाला छोड़ दो। तो पहले दूसरा वाला कौन सा है, 6x + 3, उसको छोड़ दिया और इसका डिफ्रेंशिएशन कर दिया 3x + 7 का डिवाइड बाई dx, ठीक है। प्लस में क्या आता है, प्लस में अब इसका डिफ्रेंशिएशन करना है, इसको छोड़ देना है। तो अब इसको आप, यानी आप ऐसे मानिए कि एक बार आप इसको कांस्टेंट मान लीजिए, इसका डिफ्रेंशिएट कर दीजिए, प्लस अब इसको कांस्टेंट मान लीजिए और इसका डिफ्रेंशिएशन कर दीजिए। ऐसा आप मान लीजिए, प्लस का साइन साथ में चला मल्टीप्लाई के अंदर, ठीक है। अब ये देखिए 6x + 3, इसका डिफ्रेंशिएट करोगे, अब तो आप बहुत फास्ट कर सकते हो, खुद भी देखिए आप, आपको पता है 3x + 7 है तो 3x का अलग होगा, 7 का अलग होगा, 7 कांस्टेंट है 0 हो जाएगा, केवल 3x बचेगा, 3 कांस्टेंट बाहर आ जाएगा, dx/dx की वैल्यू 1 होती है, यानी क्या बचेगा, केवल यहाँ पे 3 बचेगा। देखिए फटाफट कीजिए आप भी, प्लस इधर आ जाइए, 3x + 7 है, 3x + 7 है, उसमें देखो अब क्या बचेगा, फटाफट तो 6 बचेगा, 3 कांस्टेंट 0 जाएगा, 6x करोगे 6 बाहर आएगा, ठीक है। और आपका अब इसको आप सिंप्लीफाई कर दीजिए और आपका रिजल्ट आ जाएगा। ऊपर वाला एक लास्ट बचा है वो और कर लेते हैं, इससे पहले आप इसको नोट कर लीजिए। फोर्थ पार्ट पे और चलते हैं। फोर्थ पार्ट कह रहा है डिवाइड के अंदर है। अब डिवाइड का मैंने बता रखा आपको, डिवाइड का कैसे करता है, क्या करते हैं डिवाइड, पहले तो वही है कि आप x - 2 को आप कांस्टेंट मान लीजिए और x² + 1 को डिफ्रेंशिएट कर दीजिए, माइनस का साइन। अब आप क्या करोगे, x² + 1 को बाहर ले लीजिए और x - 2 का डिफ्रेंशिएट कर दीजिए, डिवाइड बाई जो आपका न्यूमरेटर था उसका स्क्वायर कर दीजिए, ठीक है। अब इसको फटाफट सॉल्व कर लीजिए। तो कैसे सॉल्व करोगे, x - 2 तो ही, उसका 2x हो जाएगा, 1 कांस्टेंट है 0 जाएगा, तो आपका 2x यहाँ पे बचेगा, माइनस उस तरफ से क्या होगा, x² + 1 तो रहेगा ही, x का 1 हो जाएगा और उसका 0 जाएगा तो 1 बचेगा, यानी खत्म बात यहाँ से। और डिवाइड में आपका x - 2, अब इसको आप सिंप्लीफाई कर सकते हो, डिफ्रेंशिएशन हो चुका है, ठीक है। तो इस तरह से हम सॉल्व करते हैं। अब 2 चीज़ें और है इसमें, वो और पढ़ लेते हैं बोर्ड साफ करके। एक ये बड़ा इंपॉर्टेंट है चेन रूल, ठीक है, मैथमेटिक्स को चेन रूल बोलते हैं और बड़ा इसका डिफ्रेंशिएशन का इंपॉर्टेंट टॉपिक है। यहाँ हम इसको एक सिंपल नाम देके आउटसाइड इनसाइड नाम देके इसको हम याद रखते हैं रूल को, ताकि हमारे लिए, क्योंकि हमें तो इसको यूज़ करना सीखना है फिजिक्स के अंदर, हमें कोई इसको बहुत बड़ा स्टडी नहीं करना है, तो इसको सिंपल कैसे यूज़ करना है। अब ये रूल कहाँ यूज़ होगा वो देखना है। देखिए कुछ आपको मैं टर्म्स दे रहा हूँ, जैसे मान लो ये एक टर्म है, ये एक y फंक्शन मान लीजिए, a और b तो यहाँ पे कांस्टेंट है। अब आपसे पूछ रहा है कि इसका डिफ्रेंशिएशन करो। अब सिंपल cos x का डिफ्रेंशिएशन आपने किया है, आता है।
सिंपल आपने अलग से ax² प्लस बी का किया है वो भी आता है, लेकिन अब इनको एक साथ जोड़ दिया गया है, तब आप कैसे इसको सॉल्व करेंगे? देखिए एक्चुअल में हो क्या रहा है कि जो y की वैल्यू है वो y की वैल्यू डायरेक्ट x पे डिपेंड नहीं कर रही है। ऐसी कंडीशन में क्या हो रहा है कि y की वैल्यू डायरेक्ट x पे डिपेंड नहीं कर रही। पहले आप जब x की वैल्यू पुट करोगे कुछ सॉल्यूशन आएगा, उस सॉल्यूशन का फिर अपन कॉस निकालेंगे, कोसाइन निकालेंगे, वो कोसाइन जब निकलेगा तब आपका फाइनल y की वैल्यू आएगी। तो ऐसे अगर प्रॉब्लम आ जाए कि डायरेक्ट x पे y डिपेंड नहीं कर रहा है, कुछ किसी और मैथमेटिकल फंक्शन के डिपेंडेंट होके फिर वो उसके पास पहुंच रहा है इस सिचुएशन में, ठीक है, उस केस में हम क्या करेंगे? ठीक है, जैसे क्या करना है इसमें, अब हमारा ये आउटसाइड इनसाइड रूल लगाते हैं। कैसे लगाते हैं? जैसे dy/dx क्या करेंगे? पहले आउटसाइड का डिफ्रेंशिएशन करेंगे। आउटसाइड का डिफ्रेंशिएशन यानी रूल क्या बनेगा? डिफ्रेंशिएशन ऑफ आउटसाइड मल्टीप्लाई बाय डिफ्रेंशिएशन ऑफ इनसाइड। डिफ्रेंशिएशन ऑफ आउटसाइड मल्टीप्लाई बाय डिफ्रेंशिएशन ऑफ इनसाइड, ऐसे करना है। यानी पहले आउटसाइड करो, तो आउटसाइड कौन है? ये पूरा cos ax²। तो मुझे पता है cos का क्या होता है? माइनस साइन ax² प्लस बी। ये मेरा काम हो गया किसका? आउटसाइड का। मल्टीप्लाई में कौन है? इनसाइड। अब इनसाइड का डिफरेंशिएशन करूंगा। कैसे करूंगा? तो इसका डिफरेंशिएशन पता है आपको, a कांस्टेंट है तो a बाहर आ गया, और x² करोगे तो 2 मल्टीप्लाई में 2 - 1 बचेगा, तो ये 2x और प्लस b कांस्टेंट है 0 हो गया। ये मेरा फाइनल रिजल्ट क्या आ गया? ये आ गया 2ax माइनस साइन ax² प्लस b। ये आपका रिजल्ट होता है। ठीक है, ऐसे मान लो जैसे मैंने आपको दे दिया y = 10 क्यूब x दे दिया, इसका डिफरेंशिएशन कैसे करोगे? तो इसका देखो कैसे करना है आपको। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, लिख सकते हैं। अब यहां आउटसाइड कौन हो गया? आउटसाइड यहां वो पावर टर्म हो गई है जिसका डिफरेंशिएशन पहले होगा, और फिर अंदर कौन बच गया? 10x, उसका बाद में होगा। यानी अब dy/dx जब मैं करूंगा तो पहले 3 10x² पावर का ये होता ना, 3 मल्टीप्लाई n मल्टीप्लाई में और n-1 इंटू 10x का क्या होता है? sec²x। 10x का क्या होता है? sec²x। ये हमारा इसका फाइनल एक्सप्रेशन आता है। डिफरेंशिएशन की एक एप्लीकेशन है मैक्सिमा और मिनिमा। अब जैसे y की कोई वैल्यू आपको दे रखी थी अभी x की टर्म में, तो कई बार क्वेश्चन आता है कि एक ऑब्जेक्ट, मान लीजिए एक ऑब्जेक्ट है वो मूव कर रहा है। चलो मैं एक ग्राफ बना देता हूँ। जैसे मान लीजिए ये मैं एक ग्राफ बनाता हूँ, टाइम और वेलोसिटी, ऐसा कुछ ग्राफ बनाता हूँ। अब सपोज कोई ऑब्जेक्ट है वो t = 0 पर उसकी वेलोसिटी 0 है। अब वो ऑब्जेक्ट अपनी स्पीड बढ़ाता है, वो ऑब्जेक्ट तेज दौड़ता है और अपनी स्पीड बढ़ाता है फिर कम कर लेता है। ठीक है, और अब वो अपनी स्पीड को कम कर रहा है और वापस से अब यहाँ से बढ़ाना शुरू कर देता है। तो उसकी वेलोसिटी लेके मान लो मैंने कुछ ऐसा ग्राफ ड्रॉ कर दिया। तो अब आपसे कई बार ये क्वेश्चन, जैसे अभी तो ये ग्राफ में अगर इसी की इक्वेशन दे दी आपको, टाइम की और वेलोसिटी की इक्वेशन दे दी कोई, और उस इक्वेशन से आपसे पूछा जाता है कि किस टाइम पे वेलोसिटी की वैल्यू मैक्सिमम होगी, ठीक है। तो अब ग्राफ से साफ दिख रहा है कि इस टाइम पे इसकी वेलोसिटी मैक्सिमम है, और ओरिजिन के अलावा किस टाइम पे इसकी वेलोसिटी आपकी एक तरह से मिनिमम हो गई हो। तो यहाँ देख लो, आप एक तरह से देख लो, यहाँ पे इसकी वैल्यू पर मिनिमम हो गई। इसको अगर अपन इग्नोर कर दें तो इस पोर्शन पे आप देखो इसकी वैल्यू आपको मिनिमम दिख रही है। तो ये मैक्सिमम वैल्यू कब हो जाती है, मिनिमम वैल्यू कब होती है? तो इसमें हम डिफरेंशिएशन का यूज़ कर सकते हैं। कैसे यूज़ कर सकते हैं? तो देखो क्या होता है कि पहले आपको स्लोप पता होना चाहिए। जैसे मान लो ये x एक्सिस है, ये y एक्सिस है, ये मैंने कोई ग्राफ बना दिया। अब इस ग्राफ का स्लोप बताइए मुझे। स्लोप क्या होता है? दिख रहा है आपको, ये
ग्राफ ऐसा है तो कम स्लोप का है, ऐसा है तो ज़्यादा स्लोप का है, ऐसा है तो और ज़्यादा स्लोप का है। तो जितना ज़्यादा स्लोप हो रहा है उसका मतलब क्या हो रहा है, एक्स एक्सिस से उसका थीटा इंक्रीज होता जा रहा है। ठीक है, वो थीटा ही हमें क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, स्लोप को रिप्रेजेंट कर रहा है। अगर ये ग्राफ बिल्कुल स्ट्रेट लाइन होता तो इसका मतलब कोई स्लोप नहीं है, कोई स्लोप नहीं है। अब थीटा बढ़ा तो स्लोप भी बढ़ा, थीटा और बढ़ा तो स्लोप और बढ़ा, तो थीटा के साथ साथ स्लोप बढ़ता जा रहा है। यानी अगर मुझे इसका स्लोप निकालना है तो मैं सिंपल कर लेता हूँ, थीटा निकाल लेता हूँ। एक्स एक्सिस के पहले मैं लाइन ड्रॉ की, ये लाइन यहाँ रखूँगा तो भी इतना ही एंगल बनेगा। ये थीटा निकाल लेता हूँ। थीटा की वैल्यू कैसे निकालूंगा, मुझे क्या पता है, मुझे पता है कि x1 के कॉरस्पॉन्डिंग, जैसे इस पॉइंट लिखते हैं अपन यहाँ पे, x1 के कॉरस्पॉन्डिंग ये y1 की वैल्यू है और x2 के कॉरस्पॉन्डिंग ये y2 की वैल्यू है। तो ये गैप कितना है, ये x2 है ना, ये गैप कितना है, यहाँ से यहाँ x2, यहाँ से यहाँ x1, तो ये गैप कितना हुआ, x2 माइनस x1, जिसको हम डेल्टा x लिख सकते हैं। और ये गैप देखेंगे तो यहाँ से ये y1 है और यहाँ से यहाँ y2 है, तो ये गैप बचा आपका y2 माइनस y1, ये क्या हो गया, डेल्टा y। तो एक तरह से आप देखो डेल्टा y अपॉन डेल्टा x, क्या ये चेंज इन y विथ रेस्पेक्ट टू s। और अगर ये टाइम ड्यूरेशन बहुत छोटा कर दूं, अभी बताया था मैंने आपको, अगर ये टाइम ड्यूरेशन बहुत छोटा कर दूं तो ये क्या बन जाएगा, dy अपॉन dx। ये तो डिफ्रेंशिएशन है, ये तो आपको स्टार्टिंग बताया था। तो टाइम पीरियड छोटा कर दूंगा तो dy अपॉन dx बच जाएगा। तो ये क्या है, चेंज इन y विथ रेस्पेक्ट टू x, ये निकल का है क्योंकि मैंने इन दोनों की वैल्यू सेलेक्ट की है। तो अब मुझे स्लोप निकालना है, तो स्लोप देखो ये स्मॉल टाइम में ये बन जाएगा dx और स्मॉल dy बन जाएगा। ठीक है, तो dy अपॉन dx आपका निकालना है। तो इससे निकल जाएगा, कैसे निकलेगा, देखो एंगल निकालो, ये एंगल थीटा, थीटा कौन सा लिया मैंने, टेन थीटा। क्यों लिया, कि देखो ये एक राइट एंगल ट्राइंगल बन रहा है, इस राइट एंगल ट्राइंगल के अंदर ये क्या है, थीटा के सामने वाला परपेंडिकुलर, और ये कौन बच गया, बेस। परपेंडिकुलर अपॉन बेस यानी परपेंडिकुलर डेल्टा वाई स्मॉल टाइम के स्मॉल ड्यूरेशन के लिए dy, dx कौन है आपका, बेस, तो क्या बन गया dx। ये आया कि नहीं आया, यानी एक्चुअल में ये आप जो रेट निकाल रहे हैं वो tan थीटा निकाल रहे हैं, और थीटा एंगल से क्या मिल रही है, हमें स्लोप मिल रहा है इस ग्राफ का। यानी सीधी सी बात है कि स्लोप का मतलब क्या हुआ, स्लोप का मतलब उस ग्राफ का आप tan थीटा निकाल लो, और tan थीटा हमें क्या देता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ दिस फिजिकल क्वांटिटी विथ रेस्पेक्ट टू दिस फिजिकल क्वांटिटी। इसके रेस्पेक्ट में इसमें कितना चेंज आया, इस वेलोसिटी में टाइम के रेस्पेक्ट में कितना चेंज आया, वो हमें दे रहा है। ठीक है, तो हम स्लोप यानी dy अपॉन dx पता कर ले। जब dy अपॉन dx की वैल्यू 0 हो जाती है, वो कब होती है, जब थीटा 0 हो जाए। क्योंकि आपको पता है कि tan 0 कितना होता है, 0 होता है, tan 0 होता है, क्योंकि स्लोप 0 कब हो गया, आपका ये स्लोप है, थीटा मान लो 45 डिग्री है, ऐसे करते कितना हो गया, थीटा 0। जब थीटा 0 हो गया तो यहाँ पे क्या हो रहा है, dy की वैल्यू कितनी आएगी, 0 आएगी, क्योंकि ये वैल्यू जैसे ये स्लोप आप कम कर दोगे तो आपका डेल्टा y खत्म हो जाएगा, डेल्टा y 0 बन जाएगा। डेल्टा y 0 आ गया यानी यहाँ पे 0 आ गया, तो 0.0 यानी tan डिग्री थीटा कितना आ गया आपके पास, 0 आ जाता है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ, स्लोप निकालना tan थीटा निकालना, यानी tan थीटा निकालना मतलब रेट ऑफ चेंज ऑफ दिस फिजिकल क्वांटिटी विथ रेस्पेक्ट टू दिस फिजिकल क्वांटिटी, जो भी यहाँ पे होगा। जैसे v अपॉन आई ओम्स लॉ पढ़ा आपने, ठीक है, अभी डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम पढ़ा है, डिस्टेंस अपॉन टाइम पढ़ा है, तो उनका चेंज हम निकाल रहे थे। आगे समझ में, तो इस तरह से हम ये स्लोप निकालते हैं। तो अब देखो इसमें क्या हो रहा है कि यहाँ पे देखो, यहाँ पे ये वैल्यू मैक्सिमम पहुंची, मान लीजिए ये वैल्यू मैक्सिमम पहुंची, तो अब यहाँ का मैं स्लोप कैसे निकालूंगा, तो इस पॉइंट का मैं ऐसे टेंजेंट ड्रॉ करता हूँ। तो अब यहाँ से टेंजेंट ड्रॉ करूंगा, वो इस एक्स एक्सिस के बिल्कुल पैरेलल आ गया, और बिल्कुल पैरेलल आने पर क्या हो गया, थीटा 0 हो गया। थीटा 0 हो गया तो यहाँ का tan 0 भी क्या हो गया, 0 हो गया, और tan 0 हो गया, इसका मतलब dy अपॉन dx कितना हो गया, 0 हो गया। तो अगर आपसे पूछे कि किस पॉइंट पे आपका मैक्सिमम वैल्यू होगी उसकी, तो उस फंक्शन का डिफरेंशिएट कर दो और उसको इक्वल 0 पुट कर दो, अब जो आंसर आएगा वो उसके लिए अकॉर्डिंग आ जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन आएंगे आपको, तो आपको ध्यान क्या रखना है कि अगर मैक्सिमम मिनिमम निकालना है, मिनिमम देखो यहाँ पे ये मान लो मिनिमम आ रहा है,
अब इस मिनिमा केस में देखो आप, ये भी एक्स एक्सिस के पैरेलल, तो यहाँ भी थीटा कितना है 0 है। तो जब भी आपसे एग्जाम में पूछे कि आप उसका मैक्सिमा बताओ, इसका मतलब उसका डिफरेंशिएशन करोगे 0 आना चाहिए। मिनिमा बताओ तो भी आपका 0 ही आना चाहिए, क्योंकि वहाँ भी स्लोप कितना है मिनिमा पे, कितना आ रहा है 0 ही आ रहा है, थीटा एंगल 0 ही बन रहा है। ठीक है, तो ये मैक्सिमा मिनिमा का एक कॉन्सेप्ट है, इसके क्वेश्चन भी आएंगे और अपन आगे करेंगे, ध्यान रखना। ठीक है, पर अब इसमें एक चीज़ आती है कि दोनों केस में 0 आ रहा है, तो हम कब माने कि ये मैक्सिमा रिप्रेजेंट कर रहा है, ये मिनिमा रिप्रेजेंट कर रहा है। तो इसका तरीका और है, इसका क्या करो आप, इस स्लोप में चेंज देखो, यानी चेंज इन स्लोप, यानी dy/dx आ रही है, उसको दोबारा dx के रेस्पेक्ट में उसको चेंज देखो आप। जैसे मान लो कि यहाँ ये चेंज और यहाँ ये चेंज दिख रहा है, तो ये स्लोप क्या हो रहा है, अब यहाँ से डिक्रीज हो रहा है, स्लोप डिक्रीज हो रहा है। इसका मतलब स्लोप में जो चेंज आ रहा है, स्लोप में जो चेंज आ रहा है, देखना मैक्सिमा होने के बाद में क्या हो रहा है, स्लोप डिक्रीज हो रहा है। तो इसका मतलब मैक्सिमा के बाद डिक्रीज हो रहा है, तो स्लोप कैसा चेंज हो रहा है, नेगेटिवली चेंज हो रहा है। यानी आपका इसको हम क्या लिखते हैं, इसको हम ऐसे भी लिखते हैं d²y/dx²। ठीक है, यानी आपका दोबारा डिफरेंशिएट करो और वो डिफरेंशिएट अगर नेगेटिव आता है, दोबारा डिफरेंशिएट करने पे अगर वो नेगेटिव आ रहा है, इसका मतलब वो मैक्सिमा वाला आपका डिफरेंशिएशन था। और यहाँ पे आप देखोगे तो स्लोप क्या हो रहा है, पहले डिक्रीज हो रहा था 0 हुआ, अब इंक्रीज हो रहा है, स्लोप इंक्रीज हो रहा है। इसका मतलब अब इसमें जो स्लोप में चेंज आ रहा है, जो स्लोप में चेंज आ रहा है विद रेस्पेक्ट टू, वो कैसा आ रहा है, पॉजिटिव आ रहा है। तो ये ध्यान रखो, मैक्सिमा वाले में जहाँ मैक्सिमा है उसके बाद स्लोप डिक्रीज होगा, और जब वो मिनिमा पहुंचा है तो उसके बाद स्लोप इंक्रीज हो रहा है। तो इसका डिफरेंशिएशन देखना है आपको, डबल डिफरेंशिएट करोगे, दोबारा डिफरेंशिएट करोगे, दोबारा चेंज देखोगे तो आपका नेगेटिव आंसर आ रहा है, इसका मतलब वो मैक्सिमा वाला स्लोप था। और अगर डिफरेंशिएट करने के बाद नेगेटिव पॉजिटिव आ रहा है तो वो कौन सा हो गया, मिनिमा वाला पॉइंट था। तो ये हमारा बेसिक डिफरेंशिएशन को लेके वीडियो था हमारा। अगला वीडियो हम इंटीग्रेशन को लेके बनाएंगे, छोटा वीडियो बनेगा, ज़्यादा उसमें इतने फॉर्मूले नहीं है, और इनको जितना आप यूज़ करोगे उतना ज़्यादा इसके लिए आप हैबिचुअल होते जाओगे। ठीक है, मिलते हैं इंटीग्रेशन को लेके अगले वीडियो में। टिल देन थैंक यू सो मच।